आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी महानिदेशालय से सेवानिवृत्त अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर नीलिमा हरजाल से बातचीत। बातों बातों में कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, बोलना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कब क्या बोलना चाहिए ये बात हमें रेडियो सिखाता है। जो लोग रेडियो को नियमित रूप से सुनते हैं वो बहुत अधिक स्पष्ट बोलना सीख जाते हैं, लेकिन जो लोग रेडियो में रहकर काम करते हैं, रेडियो को चलाते हैं, उनकी बोलने की कला, उनकी विधा कुछ अलग तरह की होती है। हम कब क्या बोलें और किस तरह से बोलें, यही बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब कुछ शब्द बोलने हों तो हम बहुत कम शब्दों में भी बहुत गहरी बात कह देते हैं। आज इस कार्यक्रम में जिस मेहमान को हमने आमंत्रित किया है उनमें कुछ इसी तरह की खूबियां हैं। आज हम उनसे रेडियो के बारे में, ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बातें करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलिमा हरजाल, और डॉक्टर नीलिमा हरजाल हमारे स्टूडियो में आ जाई हैं। इनका स्वागत करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद गोपाल लखन जी, आपका इतना प्यारा नाम है, राम लखन याद आ गया मुझे। तो बहुत सुंदर आपका नाम है, और आप गोपाल भी हैं और लखन भी हैं। और मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, उस जगह पर बैठी हूँ जहाँ 41 साल पहले मैंने अपनी पहली नौकरी एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ज्वाइन की थी। जी हाँ, जैसा कि हम जान चुके हैं मैडम के शब्दों में कि सन 1981 में आपने आकाशवाणी जयपुर में एज पैक्स ज्वाइन किया था, और इतनी लंबी यात्रा में काफी पड़ाव आए इनके, और जहां पर अलग अलग इनके अनुभव रहे। रेडियो में आप आए, उसके पहले जो आपका जन्म हुआ, आपका बचपन, वहां से शुरू करते हैं। कहाँ आपका बचपन बीता, जन्म स्थान कौन सा है? हाँ, मैं 28 साल की उम्र में रेडियो में आई जब मेरा बेटा पैदा हुआ 81 में ही, और उसके बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन करने आई। उससे पहले मेरा जन्म जो है, मैं इटावा मेरा नंसाल है जी। और शिकोहाबाद, आगरा, मथुरा, ये सब मेरी बेल्ट है जी। और मेरी माँ ब्रिज की मीरा के रूप में प्रख्यात थी जी। और उनका नाम डॉक्टर प्रेमलता पालीवाल। बहुत से लोग जो वहाँ पर मथुरा और वृंदावन के हैं तो उनका नाम सुनते ही तुरंत पहचान जाते हैं और कहते हैं अब इससे ज्यादा आप परिचय देने की जरूरत नहीं है कि आप उनकी बेटी हैं। वो सेवानिवृत्त हुई पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की प्रिंसिपल के रूप में जी। उनकी मैं बड़ी बेटी हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन तो मथुरा से किया और साइंस मेरी विधा रही, और फिर मैं आगरा चली गई। वहाँ बिचपुरी से मैंने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में एमएससी किया, और फिर मैं दिल्ली आ गई। वहाँ से मैंने पीएचडी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में ही। और फिर उसके बाद कुछ जुनून पढ़ाई का ऐसा रहा कि पढ़ते ही चले गए 30 साल तक। फिर लॉ किया लॉ सेंटर 1 से, फिर उसके बाद मैंने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, उन दिनों में बहुत नाम होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मतलब वर्ल्ड की मैनेजमेंट स्कूल्स में नाम, और शायद अब भी होगा। तो वहां से मैंने डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट किया। उसके बाद मैंने कहा बस अब नहीं पढ़ सकते, इतना काफी है। तो उस दौरान मैं एक प्रोफेसर थी वहाँ पे बॉटनी की, मिरांडा में भी पढ़ाया, मिरांडा हाउस में, और दयाल सिंह कॉलेज में जिन दिनों में पढ़ा रही थी। तो किसी ने मुझसे कहा कि आप यूपीएससी में क्यों नहीं अप्लाई कर देती हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली है तो आप अप्लाई कर दीजिए हिंदी स्पोकन वर्ड के लिए। तो मैंने बोला ऐसा कोई अनुभव तो मेरा नहीं रहा है। हाँ, युववाणी में मैंने बहुत सारी टॉक्स दी हैं, और बहुत सुंदर जमाना था। 10 रुपए की बड़ी वैल्यू होती थी, 10 रुपए हमको फीस मिलती थी और हम बड़े खुश हो जाते थे उसको लेके। तो हमने कहा चलो कर देते हैं। अपनी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस मुझे बेइंतहा रहा है, और प्रभु की कृपा पर बहुत ज्यादा विश्वास रहा है कि उनकी कृपा और उनकी मर्जी होगी तो काम होगा। तो हमने अप्लाई कर दिया, और उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए हमें बुला लिया, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। हमारी क्वालिफिकेशन देख के उन्होंने कहा चलो इंटरव्यू के लिए तो बुलाते हैं। तो उस जमाने में हमारा इंटरव्यू हुआ यूपीएससी में, कॉरिडोर्स में गए यूपीएससी में,
वहां पे इंटरव्यू मेरा करीब मेरे ख्याल से 45 मिनट चला। तो जब हम बाहर निकले, जो गार्ड बैठा रहता है उसने कहा मैडम आपका सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहने लगे साहब धूप में बाल थोड़ी ना सफेद करे हैं, हम यहाँ जो बाहर बैठ के चौकीदारी करते हैं हमको सब पता रहता है किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। अगर आपका नहीं होना होता तो वो 10 मिनट में आपको कहते आप जाओ। हमने कहा रियली? तो वहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये हुई, कमलेश्वर जी, मैं उनका आदर से नाम लेती हूँ, वो बोर्ड के चेयरमैन थे और उन्होंने हमसे बहुत देर तक बात करने के बाद कहा आपको मालूम है ये पोस्ट हिंदी स्पोकन वर्ड के लिए है और आप तो अंग्रेजी बोले चली जा रही हैं, तो आपको हिंदी आती है? तो मैंने कहा कि माननीय सदस्य, अगर आप मुझसे हिंदी में वार्तालाप करेंगे तो मैं आपको हिंदी में जवाब दूंगी, क्योंकि आप अंग्रेजी में क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो इसलिए मैं अंग्रेजी में जवाब दे रही थी। तो आप हिंदी में पूछिए, मैं हिंदी में बात करूंगी। बस इतना कहना था कि उन्होंने कहा ठीक है आपको हिंदी आती है। तो मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ और उसके बाद मेरी पोस्टिंग दिल्ली से जयपुर हो गई। पहला दिन याद है आपको रेडियो में जब आपने ज्वाइन किया? हाँ बिल्कुल याद है, क्योंकि भरतपुर मेरा ससुराल होता है और यहाँ पे जो डायरेक्टर होते थे गिरीश चतुर्वेदी, वो मेरी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो उन्होंने कहा चलो आ गई? मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगे बहुत बढ़िया। तो हम घुसे तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमें बैरिक्स में ले गए। उन्होंने कहा ये आपका कमरा है। तो वहां पे सुधा जी, एसएस कपूर, ये सब थे, वहां पे मिले। उन लोगों ने मुझे बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया और बल्कि कई दिनों तक तो वो ये सोच के कि मैं दिल्ली से आई हूँ, उन्होंने मेरे घर वर का भी किराए पे इंतजाम किया, बनी पार्ट में सब कुछ हुआ। प्यार मोहब्बत मुझे मिली पहले ही दिन से बहुत ज्यादा। डॉक्टर नीलिमा हरजाल, आप रेडियो में आई, उससे पहले प्रोफेसर रही हैं बॉटनी की। प्रोफेसर रहते हुए जब आपके पास में एक नौकरी थी पहले ही, तो फिर रेडियो में आने का जो ख्याल था वो आपका खुद का था? यूपीएससी की वैकेंसी देखी और आपने खुद ने डिसीजन लिया कि मुझे रेडियो में जाना है? नहीं, मैं एज प्रोफेसर परमानेंट नहीं थी, इसलिए मुझे ये सुझाया गया कि भाई सरकारी नौकरी है, गेजेटेड नौकरी है और परमानेंट नौकरी है और पेंशनेबल नौकरी है, तो क्यों नहीं आप इसे ज्वाइन करती हैं? अप्लाई करने में क्या बुराई है? ऐसा किसी ने सुझाया मुझे, फॉर्म भी लाके दे दिया। अच्छा। तो मैंने वो फॉर्म भर दिया, क्योंकि मेरी प्रोफेसरशिप जो थी वो कैजुअल थी, मैं कैजुअल काम करती थी। जब आप रेडियो में आ गई और फिर 2 साल बाद में आपको लगा कि मैं ठीक जगह पर आई हूँ, या आपकी जगह कॉलेज में प्रोफेसर की होनी चाहिए? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ऊपर वाले का और धन्यवाद अदा किया। अच्छा किया आप मुझे यहाँ ले आए, क्योंकि मुझे बोलने का, बातचीत करने का बहुत शौक है और रेडियो में तो हम बातचीत ही करते हैं, बोलते हैं और इस समय भी कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग में आपने बहुत लंबा समय बिताया है, 40-42 सालों की यात्रा काफ़ी रोमांचक रही है। बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए होंगे जब आपको बहुत चैलेंजेस सामने आए और आपने उनका सामना किया। आपको ऐसी कोई घटना याद है जब आप बहुत परेशान हुई नौकरी में और लगा कि ये बड़ा चैलेंज है, मैं कैसे कर पाऊंगी? हाँ याद है, मेरा जब यहाँ से तबादला हुआ दिल्ली, रातों रात यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, वो हमने कंडक्ट करी थी नाहरगढ़ फोर्ट पे। हमने डिनर थ्रो किया था क्योंकि डायरेक्टर वगैरह सब लोग आए थे दिल्ली से, तो उनके लिए, तो उनको दे वर वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत उन्हें अच्छा लगा। तो बातों बातों में ये प्रोग्राम है, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम साइंस में पीएचडी हो और ये सब, और वहाँ साइंस सेल की पोस्ट खाली है दिल्ली में, तो तुम वहाँ क्यों नहीं आ जाती? मैंने कहा जी आना जाना मेरे हाथ में तो नहीं है ना, ये तो डायरेक्टरेट के हाथ में है, आप जैसा चाहें। बस वो गए क्या, मेरा तबादला का ऑर्डर आ गए, तो मैं चली गई दिल्ली एंड आई बिकेम द हेड ऑफ द साइंस सेल। साइंस सेल की मैं हेड बनी वहां पर दिल्ली आकाशवाणी में, और मैंने कई साल तक साइंस सेल चलाया वहां पे। आई वॉज वन ऑफिसर जो पैक्स साइंस थे, न के साइंस ऑफिसर। उस तरीके से मैंने उस पोस्ट को बहुत सालों चलाया और बहुत अच्छी तरह से चलाया, बहुत अच्छा लगा। एक दिन अचानक ऐसा हुआ, प्रोग्राम मीटिंग थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो प्रोग्राम मीटिंग में मैं जो बैठी हूँ, शायद मैं उन सब से बेहतर कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ जो जिनके साथ मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया प्रोग्राम मीटिंग के बाद, और आकाशवाणी जो है अपना कितना सुंदर भवन है दिल्ली में, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर संसद मार्ग पर, मैंने क्रॉस किया और वहां पे एक सज्जन जो थे वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज बेच रहे थे, वो खरीदी, और वो खरीद के मैंने देखा, पृष्ठ पलटे तो देखा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल में एक पोस्ट
निकाली है और उनको पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की जरूरत है। तो मैंने कहा मैं इसको अप्लाई करती हूँ, और वो डायरेक्टर की पोस्ट थी और मैं पैक्स काम कर रही थी, वो डायरेक्टर की माने 2 पोस्ट आगे थी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने में क्या बुराई है। तो हमने अप्लाई कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा ये तो लेडीज को हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये तो सीमा सुरक्षा बल तो मर्दों की जगह है और यहाँ 1 लाख मर्द मेंस फोर्स है। तो हम जाके डायरेक्टर जनरल से मिले। अब वो नहीं है संसार में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन इंसान थे वो। मैं गई और मैंने कहा सर आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, कि मुझे वहां पे बॉर्डर पे जाके बंदूक तो चलानी नहीं है, ना मुझे किसी आतंकवादी से लड़ना है, कुछ करना है। तो मुझे ये बताइए, मेरी तो पब्लिक रिलेशंस की जॉब रहेगी, तो पब्लिक रिलेशंस मुझसे बेहतर कौन कर सकता है। तो उन्होंने फिर हमारा इंटरव्यू किया, बोर्ड बिठाया, क्योंकि एक महिला को लेना उनके लिए बड़ी विचित्र सी बात थी, चैलेंजिंग। और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गोपाल जी, मैं आपको क्या बताऊं, वो शायद फिर कभी। तो उन्होंने सब पूछ पाछ के और फिर उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैंने इतना लगन से काम किया, और खास तौर पर जो बॉर्डर सीमा सुरक्षा बल के जो प्रथम डायरेक्टर जनरल थे वो भी उस समय थे, उनके साथ भी मैंने उड़ानें भरी डेकोटास में, और इसमें बहुत ही अच्छा काम किया और पत्रिकाएं निकाली, सीमा प्रहरी। और फिर उसके बाद एक सीरियल बनाया, सीमा सुरक्षा बल का 25वीं सालगिरह आई, एक मैंने सीरियल बनाया, दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ, उसमें मैंने रोल किया। और उसके बाद मुझे पुलिस मेडल मिला। मतलब आई वॉज द ओनली नॉन BSF पर्सन जिसको DG's कमेंडेशन रोल मिला। और मुझे अभी तक याद है कि मैंने मार्च पास्ट में 25वीं सालगिरह की मार्च पास्ट में मार्च करके मैं पोडियम तक गई और मेरे साड़ी के ऊपर वो टांका गया। तो मेरे लिए बहुत फक्र की बात है कि मैंने इतना खूबसूरती से वहां पे ये सब हासिल किया। डॉक्टर नीलिमा हरजाल आज हमारे साथ हैं। आप ADG की पद से सेवानिवृत्त हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में काम करते हुए दूरदर्शन और रेडियो का आपके पास में बहुत लंबा अनुभव है। मैडम नीलिमा, इतने साल आपने ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में बिताए हैं। जब आपने ज्वाइन किया था 81 में और आज 2022 में बैठे हैं, कितना सीन चेंज हो गया ब्रॉडकास्टिंग का। आपको क्या लगता है कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं? जहां तक बदलाव की बात है, आज आकाशवाणी कितना फैल चुका है। और सच पूछिए तो मैं ये कहती हूँ आई एम अ रेडियो पर्सन, चाहे मैंने दूरदर्शन में कितना काम किया है, लेकिन आज भी मैं रेडियो सुनती हूँ। रेडियो सुनना, क्योंकि रेडियो सुना जा सकता है खेतों में, खलिहानों में, गाड़ी में और ट्रेन में, कहीं भी सुना जा सकता है। रेडियो की एक्सेस जितनी है ना, उतनी टेलीविजन की एक्सेस नहीं है। बहुत प्रसार हुआ है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और जिन लोगों ने ये सब किया है उनको मैं सैल्यूट करती हूं। हम जितनी विधाओं में ब्रॉडकास्ट करते हैं, भारत के रेडियो आकाशवाणी केंद्र और सबके ऑडियंस ग्रुप हैं, इतनी अच्छी चीजें हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट के लेकर आते हैं। रेडियो के जो मूल मंत्र है, सबसे पहला जो है इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना एंड देन एंटरटेन। तो इन तीनों ही विधाओं पर आज भी रेडियो कायम है। रेडियो आपके काम करते हुए कोई इंटरप्शन नहीं करता और आप रेडियो के साथ साथ अपने काम को जारी रख सकते हैं। क्योंकि आप सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, रेडियो की व्यस्तताएं अलग थी और सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन अलग है। कैसा महसूस करती हैं? बहुत खालीपन लगता है या मिस कर रही हैं? बिल्कुल नहीं लगता खालीपन। इसलिए नहीं लगता खालीपन क्योंकि मैं अब एक आर्टिस्ट बन चुकी हूँ। मैंने सेवानिवृत्ति से पहले कला संस्कृति के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि क्या होता है एकदम से, जब आप ओवरनाइट एक वैक्यूम हो जाता है, लगता है कि अरे कल तक तो हम ये कर रहे थे, दफ्तर जाते थे और ये सब करते थे, आज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें अब। तो हमने पेंट और ब्रश उठा लिया और पेंट और ब्रश से हमारा कोई नाता नहीं था। कैनवस, पेंट, ब्रश, ईजल, इन सब चीजों से मेरा कोई नाता नहीं था। मैं तो बॉलीवुड फिल्में देखने की बहुत शौकीन हूँ और मैं ड्रामा और स्टेज शोज की बहुत शौकीन हूँ। तो आर्ट वार्ट से कोई हमारा संबंध नहीं था, कभी आर्ट गैलरी नहीं गए, ये नहीं। लेकिन जब मैंने उसे उठाया और अपनी पहली पेंटिंग बनाई तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आई थिंक यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कोई
हिडन ज्वालामुखी है, कोई समाया हुआ था जो आज इरप्ट करने के लिए तैयार है। और अब मैंने काफ़ी 2 दर्जन पेंटिंग्स बनाई हैं और से ज़्यादा, और कुछ बिक भी चुकी हैं और कुछ लोगों की दीवारों पर सजी हुई है। और बहुत सुकून मिलता है पेंटिंग बना के। जब मैं एक पेंटिंग बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम क्रिएटिंग समथिंग। वो क्रिएटिव शौक जो है और वो क्रिएटिव शांति और सुकून जो है, वो उसने मुझे बड़ा आनंद दिया है। सो आई एम वेरी मच इनटू आर्ट एंड म्यूजिक ऑफ कोर्स। थोड़ा पीछे चलते हैं आपके जीवन में। जब आपने ज्वाइन किया था 1981 में एज बैक्स इन ऑल इंडिया रेडियो जयपुर, और उस समय तक आपकी फैमिली थी, बच्चे थे, तो परिवार में और नौकरी में उस समय आपने किस तरह से तालमेल बैठाया? परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? कोई ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। मेरे ससुराल पक्ष से मुझे कोई बाधा विघ्न नहीं मिला और रादर सपोर्ट ही मिला। और जहाँ तक मेरा बेटा, माय सन, उसको मैंने बड़ा किया, ही इज वेरी सपोर्टिव। आज भी वो बहुत सपोर्टिव है और जब भी कभी सुनता है मेरे बारे में कि मैं ये कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट देता है और कहता है मम्मा करते रहो, अभी करो, फिर 80 में करना, फिर 90 में करना, फिर 100 में करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, करते रहेंगे, जितना भगवान कराएगा उतना करेंगे। तो सपोर्ट की कोई कमी नहीं रही। मित्रों से बहुत सपोर्ट मिला, बहुत अच्छे मित्र मिले और आज भी वो मित्र 40 50 साल बाद भी वो मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। आपने अभी जिक्र किया था कि आपने बीएसएफ में रिलेशन ऑफिसर के तौर पर भी काम किया और फिर वापस आप रेडियो में आई, या छोड़ के गई थी, या कुछ प्रतिनियुक्ति थी? किस तरह का वो? नहीं, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब मैं बीएसएफ में काम कर रही थी ना, तो मैं तो डेपुटेशन पे गई थी। मुझे ये मालूम था कि मैं वापस आकाशवाणी में तो आऊंगी, क्योंकि मैं आकाशवाणी से गई हूँ एज पैक्स थी, डायरेक्टर की पोस्ट पे गई थी, ग्रेड पे, तो मुझे वापस तो आना ही है। तो मैंने कहा अरे फिर मैं पैक्स बन जाऊंगी तो अब क्या होगा, तो कुछ तो करना चाहिए। तो हमने क्या किया हमने यूपीएससी में एएसडी के लिए अप्लाई कर दिया। पैक्स के बाद तो एएसडी होता है। एएसडी के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ नियति का खेल है गोपाल जी, नियति, ओहो, अब ये बड़ी भारी खेल खेलती है। तो हम नहीं सिलेक्ट हुए एएसडी, और फिर हमने कहा कोई बात नहीं, हम हिम्मत नहीं हारते हैं। तो हमने डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर दिया अपने यूपीएससी से। डायरेक्टर की पोस्ट निकली, उन दिनों खटाखट पोस्टें निकला करती थी, तो हमने डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर दिया और उसमें आप सिलेक्ट डायरेक्टर में ना सिर्फ मैं सिलेक्ट हुई, मैंने टॉप किया उसमें। वाह। तो मेरा मतलब कहने का है, जब विधि के विधान को कुछ और मंजूर होता है ना, तो वो होता ही होता है। और बस ये है कि भाग्य, मर्दा मददे खुदा। भाग्य आपका बहुत प्रबल था और एएसडी के बजाय आपको सीधे डायरेक्टर की पोस्ट पे ले जाना तो मुझे किसी ने मेरी तुलना अब्राहम लिंकन से कर दी कि उन्होंने कभी छोटे मोटे चुनाव नहीं जीते, अमेरिका में सीधे प्रेसिडेंट बने। तो मैंने कहा भैया इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं कहूंगी अपने लिए, लेकिन थैंक यू सो मच कि मेरी तुलना आपने उनसे करी, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमेशा ईगो को, मैंने अपना अहंकार को हमेशा कुचलने की कोशिश की। जहां अहंकार आ गया ना, विनम्र बने रहे। अरे फिर उसका विनाश होना ही होना है। मैं आपको बताऊं कि आकाशवाणी जो है ना, मेरे लिए एक घने साए की तरह है। उसने मेरी जिंदगी में कई रंग भरे हैं। आई एम इंडेटेड टू आकाशवाणी। मैं हमेशा के लिए कृतज्ञ रहूंगी। डॉक्टर नीलिमा हरजाल आज हमारे साथ हैं। आप रिटायर्ड एडीजी हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में आपके पास काम का, ब्रॉडकास्टिंग का एक बहुत लंबा अनुभव है। इतनी खुश होकर अपने अनुभवों को आज हमारे साथ साझा कर रही हैं कि हम भी बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर नीलिमा, अक्सर जब हम किसी बड़े पद पर काम करते हैं और खासतौर से रेडियो में काम करते हैं, तो कुछ क्रिएटिविटी हमारे में आ ही जाती है। जैसा आप बता रहे हैं कि आपने बाद में पेंटिंग शुरू की, कलाकार आपके अंदर पहले से था। कभी कलम चलाई आपने, कुछ पोएट्री या कहानी कुछ लिखने की कोशिश की? क्योंकि दिन रात आपके आसपास ऐसे लोग आते रहे जो साहित्य से बहुत सरोकार रखते थे और किताबों की दुनिया में रहते थे, और आप खुद एक ऐसे डिपार्टमेंट में थी जहाँ पर लिखने पढ़ने वालों का जमावड़ा रहता था और आपको खुद को भी शौक रहा होगा। कभी कुछ लिखा? क्या हुआ कि छोटी सी बात है कि मैं जब मैं बीबीसी
जाने लगी, बीबीसी लंदन में मेरा चयन हो गया, आकाशवाणी से ही हुआ था मेरा चयन, और मैं वापस आई। उस समय डायरेक्टर जनरल होते थे आकाशवाणी के शिंदे साहब, उनके पास जाके कहा कि मैं अब दूरदर्शन में जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि भाई मत जाओ, आकाशवाणी बहुत अच्छा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है सर, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं दूरदर्शन का भी देखूं, जहाँ पे ग्लैमर है और जहाँ पे मतलब दोनों ही ऑडियो भी है और विजुअल भी है, तो शायद मैं कुछ और वहाँ पे जाकर अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जाके हम उस दुनिया में चले गए जहाँ पर प्रोड्यूसर्स बड़े बड़े और बड़े बड़े प्रोग्राम, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, ये वो दुनिया ही अलग हो गई बिल्कुल। सच पूछो तो शायद अगर हम आकाशवाणी में बने रहते तो जरूर कुछ लिखते, लेकिन चूंकि हमारी दुनिया ही बिल्कुल बदल गई और फिर बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ चले गए, तो फाइल वर्क और ये सब, तो क्या हुआ कि डिक्टेशन और ये सब, तो बोलते रहे और डिक्टेशन देते रहे, तो लिखने पढ़ने की आदत ही नहीं रही बिल्कुल भी। तो अब हम कहते हैं, हमसे लोग कहते हैं कि आपकी जीवनी इतनी अच्छी है कि बेस्ट सेलर हो सकती है अगर आप अपने, सतरंगी हो सकती है अगर आप अपने बारे में बायोग्राफी लिखो। तो हमने कहा आप लिख दो, हम बोलते जाते हैं। हमको तो बोलना आता, हम तो आकाशवाणी वाले हैं, हमको लिखना नहीं आता। पर आकाशवाणी के लोग बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं उनकी कविताएं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, पर सच पूछिए तो हमने लिखा कभी नहीं। आपको बाद में अपने इस फैसले पर पछतावा हुआ कि आप रेडियो छोड़कर दूरदर्शन में गए? हाँ, एक पल को हुआ था, लगा। हाँ, एक पल को, क्योंकि आई मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, एक पल ऐसा आया जो मुझे लगा अरे मैं वहीं रहती तो वो बड़ी जमीन से जुड़ी हुई दुनिया है आकाशवाणी जो है। लेकिन अब शायद फिर वही बात के नियति को जो मंजूर है वही होता है, तो वही हुआ। फिर वहां से मुझे एक फेलोशिप में, बीबीसी लंदन से लौटने के बाद तो मैं दूरदर्शन में आई। दूरदर्शन में काम करते करते मुझे एक फेलोशिप में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं कनाडा चली गई। और कनाडा में मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो में एज प्रोफेसर ऑफ मीडिया स्टडीज गई, और मैंने जो पेपर प्रेजेंट किया वो मैंने आके जब मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी में सबमिट किया तो उन्होंने उसको बेस्ट पेपर रेट किया, और बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा वहाँ पे लेक्चर देने का और सब जगह जाने का और लेक्चर देने का। तो वो भी एक बहुत सुंदर अनुभव रहा मेरा। तो ये दोनों अनुभव मेरे बहुत अच्छे रहे। तो ये तीनों ही, बीबीसी, बीएसएफ और ये कनाडा वाला एक्सपोजर, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया। अक्सर कहते हैं कि जो बेटा होता है वो माँ के नज़दीक होता है और बेटी होती है अपने पापा के बहुत नज़दीक होती है। आप अपने मम्मी पापा में से किसके नज़दीक रही, जिनसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली या उनका सपोर्ट मिला? दुर्भाग्य से मैंने अपने पापा को तब खो दिया जब मैं 10 साल की थी। तो मेरी माँ ने अकेले ही मुझे हम दोनों बहनों को पाला, और हम 2 बहनें। तो छोटी बहन भी 42 साल की उम्र में भगवान के पास चली गई। तो उसके बाद हमने देखा अपनी माँ को। हमारी माँ भी हमारी जैसी ही बहुत ही खुशमिजाज, बहुत ही हंसने बोलने और बहुत ही साहित्य के साथ उनका बड़ा वो 3 सब्जेक्ट्स में एमए थी और पीएचडी थी। कैलिफोर्निया गई, उन्होंने वहाँ से पीएचडी का पेपर हासिल किया। शी वॉज अ वेरी वेरी लर्नड वुमन। लेकिन क्या हुआ कि जब बहन की मृत्यु हुई तो वो सह नहीं पाई बच्चे का, और फिर उसके बाद 1 साल में उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। इसलिए माँ का ही रहा है हमारे ऊपर। तो हम जैसे बोलते हैं, हम जो कोटेशंस बोलते हैं, हम जो बातें बोलते हैं, संस्कृत में ज्ञान है जो हमारा, जैसे भाषा पर अधिकार है। तो आज भी मुझे किसी ने पूछा बाहरी कि आपको हिंदी आती है, तो हमने कहा अरे अजीब सा प्रश्न पूछ रही हैं आप तो मुझसे, कमाल ही कर दिया आपने। तो वो वाली बात है। तो इसलिए सारा पूरा इन्फ्लुएंस मम्मी का ही रहा है, माँ का ही रहा है मेरे ऊपर। डॉक्टर नीलिमा हरजाल की दास्तां कुछ इसी तरह की है जिनमें अनेक तरह के उतार और चढ़ाव हमारे सामने हैं। दरअसल जब भी हम जिंदगी का सफर शुरू करते हैं, बल्कि कहना चाहिए हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम थोड़े से अप एंड डाउन्स के साथ साथ चलते हैं और जिंदगी को समझते जाते हैं। नीलिमा जी हमारे साथ बात कर रही हैं आज प्रोग्राम बातों बातों में, और बहुत सारी बातें अभी हमको करनी बाकी हैं। डॉक्टर नीलिमा, आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं, अंग्रेजी से आपने सारी पढ़ाई की
और हिंदी पर आपका बहुत ज़बरदस्त पकड़ है आपकी। रेडियो, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि रेडियो से हम बोलना सीखते हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये संस्कार भाषा का और बोलने का, उच्चारण का रेडियो में सिखाता है। हम किस तरह से अपने आप की भाषा को सुधार सकते हैं? आपके पास में तो बोलने का भी कमांड है और आपने काम किया है रेडियो में। आप श्रोताओं को राय देंगी कि किस तरह से हमको बात करनी चाहिए? मैं ये कहूंगी कि सच पूछिए तो आजकल जो मैं देख रही हूँ, एफएम चैनल्स हैं बहुत सारे, उसमें कई आरजेज हैं। एक बात जो मैं उनसे कहना चाहूंगी, आरजेज जो होते हैं, रेडियो जॉकीज जो होते हैं, उनकी एक चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं और बहुत ही सारी नॉलेज भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, एंटरटेन भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं, इन्फॉर्म भी करते हैं, सब कुछ करते हैं सारी विधाओं को। लेकिन उनका जो वॉल्यूम लेवल है, अब मैं देख रही हूँ गोपाल जी कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप इतने सदे हुए बात कर रहे हैं, आपका वॉल्यूम भी बिल्कुल वही है जो कि रेडियो में होना चाहिए, ना कि चिल्लाने वाला। मैंने देखा है कि वो लोग बहुत ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि खूबसूरती तो आपके डिक्शन में है, खूबसूरती तो आपकी आवाज में है, आपके स्टाइल में है। उसको प्रॉपर पॉजेस दीजिए, उसको प्रॉपर जगह पर रोकिए और फिर आगे बढ़िए, न कि आप एक तरह से एकदम रेलगाड़ी की तरह से आप बोलते चले जाएं और ऊंची श्रिल आवाज में बोलते चले जाएं। वो कानों को अच्छी नहीं लगती। गोपाल जी, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, आप इतना सदी तरीके से बात कर रहे हैं कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है और कानों को कर्णप्रिय लग रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी। दूसरा, तलफ़ुज़ अपने जिस तरीके से वो बोलते हैं, उनको थोड़ा सा उर्दू का भी ज्ञान होना चाहिए। कहाँ पे नुक्ता है, कहाँ पे कैसे बात करनी है, कैसे उसको करना, क्योंकि उनकी सुन के आगे की जनरेशंस पढ़ती हैं, सारा समझती हैं। रेडियो बहुत पॉपुलर है, सबकी कारों में बजता है, सबके घरों में बजता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अब आप क्यों ना देवकी नंदन पांडे साहब का आप टेप्स सुनिए, जो आज की जनरेशन है वो सुने कि कैसे न्यूज़ पढ़ी जाती थी। अब मैं तो दूरदर्शन न्यूज़ की प्रोग्राम हेड रही हूँ बहुत साल। मैं अकेली ऑफिसर हूँ जिसने हर पोस्ट पर वहाँ पे प्रोग्राम प्रोडक्शन हेड का काम किया है। तो ये सारी पुराने ज़माने की जितनी भी न्यूज़ एंकर्स हैं वो सब मेरे ज़माने की बच्चियाँ हैं, दे आर माई चिल्ड्रन। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कितना अच्छा लगता है कि जब मैं उनको सुनती थी और आज जब मैं सुनती हूँ, तो थोड़ा सा हम लोगों को सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। और कुछ ना करें, जो लोग रेडियो में आना चाहते हैं वो उनके टेप्स को सुने। और कल मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिनके पास 200-250 टेप्स है मेरी आवाज़ के, बीबीसी से उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि वो उनको पता लग गया हम जयपुर में, तो वो हमसे मिलने आए। तो हमारा कहने का मतलब है किस तरीके से हम बोलते हैं, कहाँ कहाँ हम विराम देते हैं, कहाँ कहाँ हम पॉज देते हैं, कहाँ हम आवाज़ को नीचे ले जाते हैं, कहाँ हम आवाज़ को ऊपर ले जाते हैं। ये सब सीखने की बहुत ज़रूरत है। ये आपके दिल में समाती है ये बात। आप अगर रेलगाड़ी की तरह से बोलते चले जाएंगे श्रिल वॉइस में, तो वो कानों के ऊपर से निकल के ऊपर ही चली जाएगी। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैडम डॉक्टर नीलिमा हरजाल, आपने हमारी तारीफ की। दरअसल रेडियो हमें बोलने के संस्कार देता है, और अक्सर हम सुनते आए हैं कि कुछ लोग पेट से बोलते हैं या गले से बोलते हैं, लेकिन रेडियो में ऐसा माना जाता है कि यदि आप अपनी आत्मा से बोलते हैं, अपने दिल से बोलते हैं, तो वो लोगों के दिलों तक उतरती है बात। बिल्कुल। और हम वास्तव में रेडियो से बोलने की कला सीख सकते हैं। अब जबकि आपका जीवन के बारे में हम इतनी सारी बातें कर चुके हैं और थोड़ी बातें बाकी हैं, तो एक मेरा बहुत पसंदीदा गीत है, छोटा सा वाकया उसके साथ जुड़ा हुआ है। रामपुर में जाना हुआ, वहाँ पे एक हमारे हम उनको बहुत
अब शायद उनका शरीर नहीं है मियाँ जी, तो उन्होंने एक फंक्शन रखा था, तो हम वहाँ गए, तो उनको मालूम है कि हमको गाने का शौक है, तो वो कहने लगे तुम गाना गाओ। तो हम बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, तो हमने उनकी शान में ये गाना गाया, चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो, क्योंकि हुस्न तो कई तरीके का होता है, हुस्न की हाँ, सब तेरा नाम लेंगे, तब सब तेरा नाम लेंगे। तो बाद में हमने आंख बंद करके अपने बिंदास तरीके से वो गीत गाया। जब हमने आंख खोली तो हमारी झोली जो है ना वो रुपयों से भरी हुई थी। लोगों ने, हमने वो सारे लिए और उठा के वहीं दरगाह पे रखे। तो इतना आनंद, वो घटना मैं नहीं भूल सकती हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डॉक्टर नीलिमा हरजाल का कंठ भी उतना ही सुरीला है जितनी बातें उनकी सुरीली हैं। तो आप इसको थोड़ा सा गुनगुना के अगर सुनाएं तो हमारे सुनने वालों को इस प्रोग्राम की खूबसूरती में भी 4 चांद लग जाएंगे। जरूर, चलिए 8 चांद लगा देते। चलिए। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर नीलिमा हरजाल हमारे साथ हैं। आप एडीजी के पद से सेवानिवृत्त हैं और ब्रॉडकास्टिंग का आपके पास में बहुत लंबा अनुभव है। मैं थोड़ा समय हमारे पास में अभी है, उसमें 2-3 बातें और जानना चाहूँगा आपके बारे में। अब जबकि आपने इतनी लंबी नौकरी की है, माँ के साथ आपका बहुत ज़बरदस्त तालमेल रहा, और अब जब कभी आप थोड़ा रेस्ट की मुद्रा में बैठती होंगी, आराम की मुद्रा में, तब विचार आता होगा कि मेरा जीवन मेरे अनुसार चला, आपने जैसा सोचा था वैसा ही चला, या कुछ और चाहती थी आप जीवन में? आपने शायद कठिन सवाल हो गया। दुखती रग पे हाथ रखा है, क्योंकि होता क्या है, मैं कल ही पढ़ रही थी एक सेइंग के हमेशा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं जी। और मेरा ख्याल है कि हमारे सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमी तो है। तो उस कमी को अगर हम नजरअंदाज करते हैं, और एक अंग्रेजी की कहावत है जिसको मैंने अपना संबल बना लिया है, वो कहते हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग्स बिकॉज दे आर मोर देन योर ट्रेवल्स। तो मैं कहती हूँ कि हाँ, ये बात तो है, मेरी ब्लेसिंग्स जो है ना, मेरी परेशानियों से, मेरे दुख दर्द से ज्यादा हैं, तो हम क्यों ना उनकी तरफ देखें, नजरिया ही तो है। आज आकाशवाणी के सामने एक मोर देखा, बहुत सुंदर पक्षी है, और वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, तो देख के इतना आनंद आया। क्यों ना हम छोटी छोटी चीजों में आनंद अपना ढूंढना शुरू करें। जमीन जायदाद, घर मकान, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, इनको अगर हम छोड़ के नन्ही नन्ही चीजों में अपना ध्यान लगाएं, बड़ा आनंद आता है। आई हैव चेंज माई पर्सपेक्टिव टोटली। जब मैं कहीं यात्रा करती हूँ अकेले, सॉलिटरी, बगल में कोई बैठे होते हैं तो वो कहते हैं आप कितनी खुश मिजाज हैं, लगता है कि आपको कोई कष्ट ही नहीं है। मैंने कहा हाँ, आपके कहने से मैं खुश रहूंगी और खुश हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है, कुछ दर्द अंदर छुपे होते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उनको भी प्रभु की कृपा समझ के एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जाई विधि राखे राम ताई विधि रही, वो वाला हाल है। तो ठीक है, उनको यही मंजूर था तो यही सही। यानी खुशी हमारे आसपास ही है, हमको अपने नजर बदलने की जरूरत है। अंदर है, अंदर। अगर हम नजरिया बदलेंगे तो शायद नजारे भी बदल जाएंगे। बिल्कुल। और अगर हम खुद से बदलाव की शुरुआत करेंगे तो हम अपने आसपास की दुनिया को बहुत खूबसूरत महसूस कर पाएंगे। आप बताइए गोपाल जी, आपको अच्छा लग रहा है? आप नहीं, कह रहे हैं अच्छा लग रहा है। मैं बहुत क्योंकि हम खुश हैं, क्योंकि हम खुशी से बात कर रहे हैं, विनम्रता से बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए बात, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। और रेस्पेक्ट बहुत, और ग्रेटिट्यूड एक बहुत अच्छी बात है। मेक ग्रेटिट्यूड योर एटीट्यूड। जी।
अपने एटीट्यूड को ग्रेटिट्यूड में बदल दीजिए, हर चीज में कृतज्ञता दिखाइए, थैंक यू वेरी मच, हर चीज में धन्यवाद करिए। मैं जाती हूँ तो रिक्शे वाले को बोलती थैंक यू वेरी मच, तो वो मेरी तरफ ऐसे देखता है, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उसको शायद किसी ने कहा नहीं, पर मैं कहती हूँ नहीं भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है। डॉक्टर नीलिमा हरजाल, चलते चलते एक और सवाल आपसे जरूर करना चाहेंगे। इतनी लंबी जीवन यात्रा में इतने सारे पड़ाव आए, सुख दुख हमारे साथ चले, और उन सुख दुख के साथ ही हमने अपना अब तक का जीवन काट लिया। अभी भी कुछ करना बाकी है, कुछ इच्छा बाकी है, कुछ काम बाकी है? अभी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत खुशियां। एक अच्छी सी कविता शायद आपने भी पढ़ी होगी कि कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ रूठों को मनाना बाकी है, तो वही कुछ अपनों को हंसाना, कुछ अपनों को हंसाना बाकी है। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो शुरू हुआ है और सफर। और एक और मैंने पढ़ा कहीं कि ओल्ड एज स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 80, तो अभी तो मैं जवान हूँ। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और इतने सुंदर विचार अगर इस अवस्था में किसी व्यक्ति के हैं तो शायद उसको दुनिया का कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता। और हम डॉक्टर नीलिमा हरजाल के लिए यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा खुश रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही आपके श्रीमुख से जो है फुलझड़ियाँ छूटती रहें, हंसी की फव्वारे चलते रहें, और आपके आसपास की दुनिया खूबसूरत बनी रहे। डॉक्टर नीलिमा हरजाल, आज आप हमारे इस प्रोग्राम बातों बातों में हमारे मेहमान एक शेर सुना दूं चलते चलते? इरशाद। मुझे पेट से, बेली से हंसने का बहुत शौक है। मैं कभी भी ऊपर से नहीं हंसती हूँ, क्योंकि मुझे ये शेर बहुत अच्छा लगता है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। मैं हंसती हूँ क्योंकि उसकी तौफीक है मेरे ऊपर, बस उसकी तौफीक बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। 2 लाइनें मैं भी सुना देता हूँ, मेरी अपनी लिखी हुई हैं। अरे वाह, सुनाइए इरशाद। चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा मैं तेरे लिए, ऐसा मैंने कब कहा था। चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा मैं तेरे लिए, ऐसा मैंने कब कहा था। मैंने तुझे चाहा था सिर्फ मोहब्बत की नजर से। क्या बात है, क्या बात है। तो कुल मिला के हम आज इस प्रोग्राम में डॉक्टर नीलिमा हरजाल के साथ थे। आप एडीजी के पद से सेवानिवृत्त हैं। मैडम, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, बल्कि आप अपने स्टूडियो में आई और इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, अपनी जीवन यात्रा के अनुभव हमारे साथ बांटे। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल लखन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी महानिदेशालय से सेवानिवृत्त अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर नीलिमा हरजाल से गोपाल लाखन की बातचीत। इसके साथ ही आज का बातों बातों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। इसके प्रस्तुतकर्ता थे सुनील कुमार गंजू।